नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। राजनीति देश और राज्य से जुड़ा हो तो बयानबाजी और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जब मामला विदेश से जुड़ा हो तो फिर ये केंद्र के विशेषाधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन हाल ही में हुए 2 मामलों में 2 राज्य सरकार के फैसले और टिप्पणी पर सवाल उठ रहे हैं। आज शो में इसी मुद्दे से करेंगे शुरुआत। विदेशी मामलों में राज्य सरकारों का क्या काम? ये सवाल इसलिए क्योंकि केरल सरकार ने अपने श्रम और कौशल विभाग के सचिव के वासुकी को विदेश मामलों में सहयोग के लिए सरकार ने सचिव नियुक्त किया। केरल की विजयनन सरकार के फैसले से विवाद बढ़ा और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर ऐतराज जताते हुए केंद्र के मामले में हस्तक्षेप बताया। केरल सरकार ने भी इस मुद्दे पर सफाई दी है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले विदेश मंत्रालय के सचिव रणधीर जायसवाल का बयान सुनते हैं। भारतीय संविधान के तहत 7वें शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है उसके 10वां जो आइटम नंबर है उसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जहाँ तक विदेशी मुद्दों का सवाल है, फॉरेन अफेयर्स का सवाल है और वो सभी मुद्दे जो बाहर के देशों से ताल्लुकात रखते हैं, वो जो प्रेरोगेटिव है वो केंद्र सरकार की है। और ये जो मुद्दा है, ये जो सब्जेक्ट है, 3 लिस्ट हैं जैसे कि आप जानते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। दिस इज़ नॉट अ मैटर विच फॉल्स, ये कंकरेंट लिस्ट का भाग नहीं है और स्टेट लिस्ट का भी भाग नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जबकि संवैधानिक प्रावधान है और बहुत स्पष्ट हैं, ऐसे में जो राज्य के सरकार हैं उनको जो जुरिडिक्शन उनके दायरे में नहीं है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आपने अभी सुना। इस मुद्दे पर पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ गई है हमारी सहयोगी जयलक्ष्मी। जी जयलक्ष्मी, बताइए। केरला गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डॉक्टर वासुकी आईएएस को एक एडिशनल चार्ज सौंपा है, जहां पे वो डील करेंगी कोऑपरेशन, एक्सटर्नल कोऑपरेशन के डिपार्टमेंट में, जहां पे उनका वार्तालाप होगा बाहर के देशों के लोगों, रिप्रेजेंटेटिव से। और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका है स्टेट में और अभी बीजेपी ने ये बोला है कि ये काफी ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। एंड बीजेपी का ये मानना है कि ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स के रिलेटेड जो भी डीलिंग्स होती हैं या जो भी मुद्दे बातचीत होती है, कॉन्वर्जेशंस होती हैं दूसरे देशों के साथ, वो क्लियरली अंडर द यूनियन मिनिस्टर आता है और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। और ऐसा एक एडिशनल चार्ज जो डॉक्टर वासुकी को दिया गया है, इसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं। कल MEA स्पोक्स पर्सन का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे उन्होंने ये चीज साफ बोला कि ऐसा एक अपॉइंटमेंट वाज अननेसेसरी बताया गया है और कहते हैं कि ऐसा सेंटर के अंडर में आता है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड सारे जो भी कॉन्वर्जेशंस हैं बाकी देशों के साथ, यह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और ऐसा एक डिसीजन लेने का हक स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। ये कल MEA ने क्लैरिफाई किया। इस पॉइंट पे रिस्पांस देते हुए केरला के चीफ सेक्रेटरी वी वेणु ने ये बोला कि क्योंकि केरला को कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि इस पोजीशन को या इस अपॉइंटमेंट को विथड्रॉ करें, वो जब तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन सेंटर की तरफ से नहीं मिलता है, ये पोजीशन कंटिन्यू होगा, ये कहते हैं वी वेणु। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवैधानिक मामलों के जानकार विराग गुप्ता। विराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश में और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? ऐसे किसी राज्य को अलग से विदेश सचिव नियुक्त करना कितना सही है? तरह से गलत है, असंवैधानिक है। और जो हमारा संवैधानिक जो पूरी व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है। 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के पास हैं।
वो है रक्षा, विदेश मंत्रालय और करेंसी। इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था, उस समय भी ये तीनों मामले केंद्र सरकार के अधीन थे, जबकि राज्य को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता थी। तो किसी भी हालत में इन सारी चीज़ों का एक मकसद है और वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। और जो राज्य सरकारें होती हैं, कानून के शासन के दायरे में काम करती हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है। वो असंवैधानिक कार्य करके एक कहीं न कहीं से ऐसे मामलों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश बनती है, क्योंकि ये फेल्योर ऑफ एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वहाँ पर। इसलिए कोई उसमें इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है। वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत अपने दायरे से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते हैं। केरल सरकार की बात करें तो अभी तक इस मुद्दे पर साफ-साफ बोलने से सरकार बचती आई है। वहां के मुख्य सचिव ने कहा कि संपर्क बनाने के लिए कई प्रतिनिधि केरल आते हैं। ऐसे मामले बढ़ने पर केरल में विदेशी सहयोग डिवीजन स्थापित किया गया था। ये कितना सही लगता है आपको? देखिए, राज्यों में जब मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को विदेश की यात्रा करनी पड़ती है, तब भी उनको केंद्र सरकार की एक एनओसी की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। और राज्यों के पास विदेश से निवेश करने के सारे अधिकार हैं। विदेश से वहाँ से कोई अगर सहयोग लेना है, लेकिन उसका एक जो तरीका है, वो तरीका है केंद्र सरकार के माध्यम से कोई चीज़ करना। हमें अगर पुलिस को भी कल के दिन विदेश से कोई जानकारी लेनी है, तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही जानकारी ली जाती है। तो एक कानूनी एक पूरा जो व्यवस्था बनी है, जो लोग संविधान के शासन की बात करते हैं, कानून के शासन की बात करते हैं, और उन लोगों को संविधान के अगर अनदेखी करेंगे, तो फिर संविधान की उनको दुहाई देने की कोई उनकी वो नहीं है। इसलिए मुझे लगता है जो आईएएस अफ़सर होते हैं, वो भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करते हैं। फॉरेन सर्विस में कोई राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं है, केंद्र सरकार की इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। तो राज्यों को के विदेश मामलों में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको जो भी कार्य करने हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से ही, विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। जी, बिल्कुल। और अगर ये राज्य की बात करें कि राज्य के विकास के लिए नए संबंध बनाने की कोशिश के तहत ये नियुक्ति की गई थी, तो ऐसा करना क्या केंद्र के एकाधिकार में हस्तक्षेप करना नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर उनको अधिकार हैं, क्योंकि प्रवासी जो नागरिक रहते हैं, उनकी उनसे संपर्क करने का, विदेश से निवेश लाने का। लेकिन उसका जो तरीका है, उसके लिए औपचारिक तौर पर कोई विदेश सचिव जैसी पद की नियुक्ति करना या एडिशनल चार्ज देना, ये बात गलत है। उनको सारे अपने राज्य के विकास के लिए काम करने के अधिकार हैं, लेकिन उस काम करने का जो तरीका है, वो तरीका है कि वो अगर कोई ऐसा बात आती है जो 7वीं जो 7th शेड्यूल के तहत केंद्र सरकार के दायरे में है, तो उन मामलों में थ्रू प्रॉपर चैनल ही उनको अधिकार है। वो अपनी खुद की व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, वो केंद्र सरकार के सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारती मामले में एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था, जिसमें कि संसद भी बदलाव नहीं कर सकती है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के बदलाव में 7th शेड्यूल है, रक्षा है, एक विदेश मंत्रालय है। तो राज्यों की सरकार को तो अधिकार ही नहीं है उस बेसिक ढांचे को या संघीय ढांचे में छेड़छाड़ करने का। अगर राज्यों को अधिकार नहीं है तो केंद्र सरकार ने जो कहा था कि निर्यात, पर्यटन और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नए विभाग की बात कही थी एक बार, तो क्या इसकी आड़ में केरल सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है? देखिए, निर्यात हो या विदेश से अच्छे संपर्क हो या निवेश हो, बहुत सारे मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर के निवेश के लिए वो सबमिट करते हैं, निवेश आवेदन करते हैं। लेकिन इस बात को, 2 बातों को समझना ज़रूरी है। पहला कि जो भारत का जो पासपोर्ट है, वो केंद्र सरकार ही इश्यू करती है, राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं है। अमेरिका की तरह भारत में, अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में केंद्र और राज्यों की अलग-अलग नागरिकता है, राज्यों के पास अनेक अधिकार हैं, लेकिन भारत में एक नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नागरिक भारत का भी है और केरल का भी है। जब भारत की नागरिकता है, भारत का पासपोर्ट है, केंद्र सरकार के पास विदेश मंत्रालयों के संबंधित अधिकार हैं, तो राज्यों की सीमित भूमिका हो सकती है, और वो अगर सीधे हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, वो गलत है। और उसकी प्रक्रिया ये है, तो उस प्रक्रिया को उनको विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से ही उनको उस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए।
क्योंकि हमें ये देखना है कि अनुच्छेद 356 का पहली बार गलत इस्तेमाल आज से 70 साल पहले केरल में ही हुआ था। अब अगर केरल में रिवर्स ट्रेंड चालू हुआ तो ये गलत प्रक्रिया रहेगी, इससे संविधान कमजोर होता है और ऐसे मामलों से ही संविधान खतरे में आता है। इसलिए सरकारों को बड़ा सोच समझ करके इस तरीके से जो संविधान की लक्ष्मण रेखा है उसको पार करना चाहिए। बिल्कुल, और आपने ये कहा, लेकिन इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जहां ममता बनर्जी ने के बयान से भी सवाल उठे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वहां के शरणार्थियों को शरण देने के लिए भारत के दरवाजे खुले हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर इस तरह के मामले लगातार बढ़ते रहे तो संघीय ढांचे पर किस तरह का खतरा पैदा हो जाएगा? राजनीतिक बयानबाजी करना, मौखिक बयान देना, ये एक अलग बात है। लोग अपनी सियासत के तौर पर बयान दे सकते हैं, लोग अपने राज्यों के हितों के बारे में बात कर सकते हैं, केंद्र सरकार से निवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए औपचारिक तौर पर एक संवैधानिक व्यवस्था बनाना, प्रशासनिक व्यवस्था बनाना, दोनों एक अलग-अलग बातें हैं। लिखित आदेश हमेशा कानून के दायरे में होता है, लेकिन मौखिक जो बातें होती हैं, मौखिक बातें कई बार उसमें एक अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन कानून के दायरे में कोई भी बात संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकती है। यही जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, ये उसकी एक बेसिक एक बात है। संसद हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सारे संविधान के दायरे से बंधे हुए हैं और सभी के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। इसलिए जो राज्य सरकार ने एक अलग से सेक्रेटरी बनाया हुआ है, उस सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट गलत है। राज्य सरकार अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकती है, केंद्र सरकार अगर उसमें सहयोग नहीं करे तो राज्य सरकार अपना विरोध दर्ज करा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकती है। जिस तरीके से कई बार जो विधेयक पारित नहीं होते हैं और राज्य सरकारें गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, लेकिन राज्य सरकारें स्वतः अपने स्तर पर 7वें अनुसूची के दायरे से बाहर जाकर के अपनी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बना सकती हैं, जो बातें उनके दायरे में नहीं आती। बिल्कुल, आपका सही कहना है कि इस तरह से राज्य सरकारें केंद्र के मामले में नहीं दखलंदाजी कर सकती और जो फैसले केंद्र सरकार के हाथ में है वो केंद्र सरकार ही ले। और अगर इस मामले में आगे की बात करें तो इस पर आगे क्या हो सकता है? अगर केंद्र सरकार क्या स्टेप आगे लेगी कि राज्य इस तरह की आगे कोई हरकत ना करे? लग रहा है कि इसमें सख्त एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है केंद्र सरकार को, जिससे कि भविष्य में कोई भी राज्य सरकार अपनी लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं कर सके। और नए जमाने में जब डिजिटली सारे लोग कनेक्ट हो गए हैं और विदेशों से पैसे आते हैं और बहुत ज़्यादा राज्यों के लोग प्रवासी विदेशों में हैं, वहाँ से आना जाना है, तो उसमें किस तरीके से किस स्तर तक कितनी सीमाएं हैं राज्यों की, निवेश से संबंधित, प्रवासियों से संबंधित, अपने विकास से संबंधित, तो उसके बारे में एक एसओपी जारी करने की जरूरत है, एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है, डूज एंड डोंट्स जारी करने की जरूरत है, जिससे कि 7वीं अनुसूची के तहत राज्यों को कितने अधिकार हैं उसके दायरे से वो बाहर नहीं जा सकें और भविष्य में दूसरी कोई भी राज्य सरकार अपनी जो संवैधानिक सीमा का उल्लंघन नहीं कर सके। जी बिल्कुल विराग, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में हमारे साथ वक्त देने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं बाजार की। तो बाजार में अगस्त सीरीज की दमदार शुरुआत हुई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों शानदार तेजी के साथ आज बंद हुए हैं। बाजार में दिन भर कैसा रहा एक्शन बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवार। तो इस हफ्ते निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और ये 8वां हफ्ता था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। इसके टॉप गेनर्स में देखें तो टाटा मोटर्स और एचडीएफसी लाइफ नजर आते हैं, जबकि दूसरी ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। मिड कैप 3% की ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ, तो स्मॉल कैप ने भी 2% का अपमूव दिया है इस हफ्ते। सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है, जिसने कि 21,000 के मार्क को पहली बार पार किया है इस हफ्ते। और साथ ही साथ जो सिंगल वीकली गेन देखा जाए तो पिछले 1 साल का सबसे ज़्यादा रहा है।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऑटो की भी बात की जाए तो निफ्टी ऑटो ने भी 26,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क होता है वो पहली बार पार किया है इस हफ्ते। दूसरी इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी एनर्जी ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, जिसमें से निफ्टी आईटी का ये 6वां हफ्ता था जब लगातार हमें खरीदारी नजर आई, तो निफ्टी एफएमसीजी का ये 5वां हफ्ता है जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। तो इन दोनों इंडिसेस में भी काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है कमिंग समय के लिए भी। सेक्टर लूजर की बात की जाए तो निफ्टी बैंक का ये तीसरा हफ्ता है जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। साथ ही साथ हमने देखा है कि इसी हफ्ते निफ्टी बैंक ने अपना जो अहम नेकलाइन था 51,900 का उसे तोड़ता हुआ नजर आया था और उसके नीचे ही है। निफ्टी बैंक को इस लेवल के ऊपर आने की बहुत ज़रूरत है अगर वापस पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए तो। दूसरे इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी रियल्टी भी 1% से ज़्यादा की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिला जुला हफ्ता रहा है मार्केट के लिए। बढ़ते हैं आगे और खबरों के दम पर आखिर किन शेयरों और सेक्टर में रहा एक्शन, चलिए जानते हैं 5 शेयरों का एक्शन भरा पंच अशेषा से। जी अशेषा, बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले 5 का पंच में श्रीराम फाइनेंस की बात करेंगे। नतीजे आए जो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट स्टॉक में करीब 9% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पर 24% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर और एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव होती हुई नजर आई। तो काफ़ी अच्छे नतीजे थे जिसके चलते श्रीराम फाइनेंस में करीब 9% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा पेटीएम, यहाँ पर भी स्टॉक अपर सर्किट में लॉक्ड इन 10% की अपर सर्किट में। यहाँ पर सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि अब पेटीएम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फिर से एप्लीकेशन डाल सकते हैं पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए। इसी के साथ साथ उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पेटीएम को लाना था एग्रीगेटर बिजनेस के लिए, उसके लिए भी मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवालों की ये खबर है, लेकिन इसके चलते स्टॉक में 10% की तेजी आज दिखी। अशोक लेलैंड की भी बात करते हैं। नतीजे कल आए थे, नतीजे काफ़ी शानदार थे। इसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई। उनका मानना है कि मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। डिफेंस बिजनेस से जो रेवेन्यू आता है वो भी अगले 2 सालों में डबल हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस का जो बिजनेस है वो भी अगले 1 साल में लिस्ट होगा। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी और उसी के साथ यूबीएस ने स्टॉक को अपग्रेड किया। तो कई सारे ट्रिगर्स थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री, ब्रोकरेज अपग्रेड, जिसके चलते 6% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी। इसके अलावा टाटा पावर कंपनी ने एक करार तो किया ही है, उसी के साथ साथ यूबीएस की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई जहां उन्होंने खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया कवरेज और 510 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया। उनका मानना है कि पावर में जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छी है टाटा पावर के लिए और वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पर है। तो इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते स्टॉक में करीब 4 से 5% की तेज़ी दिखी। और लास्ट में 5वें स्टॉक में हम बात करेंगे सायंट की। मिड कैप आईटी कंपनी है, करीब 6% की गिरावट कल दिखी थी। मैनेजमेंट के कमेंट्री काफ़ी कमज़ोर थी, नतीजे आए थे वो तो कमज़ोर थे ही। उसी के साथ साथ FY25 के लिए मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस भी कट कर दिया है और मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया स्टॉक को। तो ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स के चलते और गाइडेंस कट के चलते सायंट में भी आज करीब 6% की गिरावट दिखी। धन्यवाद आशीषा। और बढ़ते हैं आगे, कल डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आने वाले हैं। अनुमान के साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी सृष्टि। जी सृष्टि, बताएं नतीजे किस तरह के रहने वाले हैं? पर वहीं अगर डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर रेड्डीज़ की काफ़ी अहम दवा है जी रेवलिमिड। उसकी जो सेल्स है वो एक साइड पे काफ़ी अच्छी रही यूएस मार्केट्स में, पर दूसरी ही साइड कुछ उनके अन्य की प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जी सुबुक्सोन, जी वेसिपा, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखा और उसके चलते जो है यूएस की सेल्स जो है लगभग सपाट रह सकती है साल दर साल और तिमाही दर तिमाही। अब अगर हम बात करें इंडिया बिजनेस की तो वहाँ पे हालांकि 9% ग्रोथ ज़रूर देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी ने कुछ नए लॉन्चेस भी किए हैं, पर ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं हम नंबर फ्रंट पे। एक सपाट क्वार्टर रह सकता है वो डॉक्टर रेड्डीज के लिए। अगर इनकी आय की बात करें तो 7293 करोड़ ये आय रह सकती है। EBITDA में लगभग 2000 करोड़ के आसपास हम ये आंकड़ा लगा के चल रहे हैं और पर मार्जिन में सुधार तिमाही दर तिमाही
दूर हो सकता है। 27.2% कंपनी मार्जिन्स दर्ज कर सकती है। और आखिरी में मुनाफे में 1350 करोड़ के आसपास की हमारी उम्मीदें हैं। पर जी हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे मार्जिन गाइडेंस पे क्या आती है, चाइना को लेकर उनके क्या कुछ नए प्लान्स हैं, और कंज्यूमर हेल्थ केयर जहाँ पे एक और फोकस एरिया बनते हुए दिखा है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, उसको लेकर कंपनी की क्या कुछ योजनाएं हैं, इस पे हमारी नजर रहेगी। और कल आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं। अनुमान के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी गौरव। जी गौरव, बताएं। जी हाँ, तो अगर हम आईसीआईसीआई के नंबर्स की बात करें तो कहीं पे एक जो ग्रोथ मोमेंटम हमने पहले देखा है बैंक में, वही कंटिन्यू रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अभी एस्टिमेट्स ऐसे बन रहे हैं कि कहीं पे अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो कहीं पे उसमें थोड़ा मॉडरेशन देखने को मिल सकता है 5 बेसिस पॉइंट का। और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे हमें कहीं पे 8% का YoY ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अनुमान ऐसा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कहीं पे 4.35% के रेंज में हमें देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। बाद अगर हम बात करें प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो वहाँ पे भी एक 8% का हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और जो कॉस्ट रेशियोज है उसमें भी हमें थोड़ा मॉडरेशन हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। प्रोविजंस की बात करें तो कहीं पे भी एक शार्प स्पाइक का कोई भी अनुमान नहीं बैठ रहा है। अगर हम पैट की बात करें तो वहाँ पे भी एक हेल्दी ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में 9% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा कि जो एसेट क्वालिटी और एडवांसेस और डिपॉजिट्स है उसमें काफ़ी अच्छा आउटलुक जो है वो बिल्डअप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो एनालिस्ट का मानना यह है कि कहीं पे जो एडवांसेस है उसमें हमें कहीं पे 16% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और डिपॉजिट्स में हमें कहीं पे 17% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम पीएस की बात करें तो उसमें हमने देखा है कि कहीं पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमें एक्सिस जैसे बैंक की तरफ से देखने को मिला था। बट आईसीआईसीआई बैंक में वही एक आउट परफॉर्मेंस हमें देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसी के बाद अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे कोई कंसर्न नहीं बनते हुए देखने को मिल रहा है। कहीं पे Q1 में जो एग्री लोन्स है उसकी वजह से स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं, बट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो फिर से 0.5% के रेंज में रह सकता है और आगे जाके एक नॉर्मलाइजेशन पे बनते हुए एनालिस्ट का मानना है कि हमें देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करते हैं कि ऐसे कोई कमेंट्री बैंक की तरफ से जो कि ग्रोथ आउटलुक देती है FY25 के लिए, वो काफ़ी ज़रूरी रहेगी। और जैसे हमें पता है कि अभी रिसेंटली RBI का ड्राफ्ट सर्कुलर आया था, तो उसके ऊपर कैसे बैंक का आउटलुक रहता है, कैसे कमेंट्री रहती है, LCR रेशियोज़ पे बैंक का क्या कहना है कि कैसे इंपैक्ट रहेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक की तरफ से। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो हेल्दी अपटिक जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। एसेट क्वालिटी में भी कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे, तो ज़रूर नज़र रखेंगे कि बैंक का कमेंट्री जो है वो कैसे आता है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर। और आज से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 206 देशों के 10,500 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ओलंपिक इतिहास में पहली बार स्टेडियम के बाहर ओपनिंग सेरेमनी होगी। 129 साल के ओलंपिक इतिहास में ओपनिंग सेरेमनी पहली बार स्टेडियम के अंदर नहीं, बाहर होगी। सेरेमनी पेरिस की सीन नदी से शुरू होगी। सीन नदी पर नावों के सहारे 206 देश और एसोसिएशन के 10,500 एथलीट्स परेड करेंगे। परेड 6 किलोमीटर लंबी होगी, जिसे देखने के लिए 3 लाख दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी परेड में भारत का दल 84 नंबर पर दिखाई देगा। ओलंपिक में भारत के 117 एथलीट अलग अलग खेलों में भाग लेंगे। कई भारतीय खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।